हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। प्रीवियस वीडियोस में हमने अकाउंटिंग रेशियो के इम्पोर्टेंस और उसके मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और इधर आई बटन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो 4 तरह की होती है बेसिकली। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वन बाय वन पहले मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एलाबोरेट करेंगे फर्दर। तो पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो वैसे रेशियोज को बोला जाता है जिसके अंदर हम बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को समझते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन कहने का मतलब ये कि बिजनेस में कितना कैश या कितना कैश इक्विवेलेंट अवेलेबल है और उसके कंपैरिजन में हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज यानी हमारे बिजनेस के ऊपर जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी अवेलेबल है, उनके बीच का कंपैरिजन हम करते हैं। और इसका पर्पस क्या है कंपैरिजन करने का? पर्पस सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा है कि हमारा पर्पस ये होता है देखना कि हमारे बिजनेस में जो करंट एसेट है क्या हम उससे अपने करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएंगे, क्या हमारे पास जो करंट एसेट अवेलेबल है वो हमारे डे टू डे लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए केपेबल होगा या नहीं। अगर वो केपेबल है तो हमारे बिजनेस का सिचुएशन साउंड बोला जाएगा, और अगर हमारे बिजनेस में करंट लायबिलिटी की वैल्यू ही ज्यादा हो गई है और करंट एसेट की वैल्यू कम है तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट है, जो कि कहा जाएगा कि आप बिजनेस अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है। पहला है हमारा करंट रेशियो और दूसरा है हमारा क्विक रेशियो, और उसी को हम एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो को। करंट रेशियो का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोगों ने प्रीवियसली भी पढ़ा होगा क्लास 11th में। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले ये समझिए कि करंट एसेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट एसेट, तो करंट एसेट में आपका आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? इसका मतलब है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। मतलब कैश इन हैंड कहने का मतलब है कि आपके बिजनेस में जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में कैश अवेलेबल है, यानी जो आपके काउंटर में कैश अवेलेबल है, जो बिजनेसमैन ओनर के पॉकेट में बिजनेस का कैश अवेलेबल है, वो कहलाएगा हमारे लिए कैश इन हैंड। और कैश एट बैंक का मतलब जो हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड है बिजनेस नेम से हमारे बिजनेस का पैसा, वो हमारे लिए कहलाएगा कैश एट बैंक। तो ये दोनों वैल्यू मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है किसी भी बिजनेस के अंदर में, इसके कारण से इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। दूसरा है हमारा इन्वेंट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेंट्री, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इन्वेंट्री अभी तक जो हम लोग क्लास 11th या क्लास 12th में भी पार्टनरशिप पोर्शन में समझते आए हैं, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, मतलब हमारे बिजनेस में जो गुड्स अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे हम लोग उसे थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी के अंदर, जिसमें आपके 3 पोर्शन होते हैं इन्वेंट्री। पहला होता है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा होता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है आपका फिनिश्ड गुड्स। ये 3 तरीके के इन्वेंट्रीज होते हैं किसी भी बिजनेस में। When we are talking about raw material, those things which are used to produce other things. Like if we are going to produce this marker, we need plastic, we need foam, we need ink. All those things will be called raw material to produce this particular marker, right? Second thing is work in progress. जो आधा अधूरा हमारा मार्कर बन के रखा है, जिसमें मे पॉसिबल अभी हमने ये निब नहीं लगाया है, मे पॉसिबल जिसको अभी तक हमने नीचे से सील नहीं किया है, मे पॉसिबल जिसके कैप को अभी तक हमने नहीं बनाया है, वैसे मार्कर्स जो कि आधा अधूरा बना हुआ है, वैसे मार्कर्स को हम लोग बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। एंड फिनिश्ड गुड्स मतलब दोस टाइप ऑफ मार्कर जो कि बन के रेडी है मार्केट में सेल होने के लिए, उन्हें हम बोलेंगे क्या? फिनिश्ड गुड्स। तो ये तीनों का स्टॉक होगा ना, अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं बिजनेस में तो ऑब्वियसली तीनों चीजों का स्टॉक हमारे पास में अवेलेबल होगा। तो कंबाइनली इन तीनों वैल्यूज के स्टॉक को हम लोग बोलेंगे इन्वेंट्री, और इन तीनों को कंबाइन करके यहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे।
नंबर नेक्स्ट है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर भी दो चीजें आती हैं, पहला है हमारा डेटर और दूसरा है हमारा बिल्स रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल दो आइटम से मिलकर के बनता है। पहला होता है हमारा डेटर। डेटर मींस ऑल दोस टाइप ऑफ buyers to whom we are selling goods on credit, but we are not taking any kind of security or any type of written paper on which they are promising that they will return our money back after certain period of time. तो debtors are unsecured current asset। अनसिक्योर्ड करंट एसेट कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे इसने किसी तरीके का कोई प्रॉमिस नहीं करा हमें कि 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद रिटर्न प्रॉमिस नहीं दिया है इसने कि हमें पैसा ये वापस कर देगा। जो पैसा इसने हमसे उधार में लिया था या तो गुड्स को परचेज करते टाइम में या फिर किसी अदर तरीके से, तो वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। और दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहने का मतलब दोज पीपल हु आर buying goods on credit from us but they are giving us a written consent that they will refund our money back after a certain period of time, so that will be called bills receivable। इन्हीं दोनों का सम टोटल हमारा डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल, और उसको भी हम लोग करंट एसेट के वैल्यू में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म लोन और एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब है दोस टाइप ऑफ लोन्स और एडवांसेस व्हाट वी हैव गिवन टू अदर पीपल, not to sell goods but to just invest in their businesses or just to give them extra cushion for the cash। इमेजिन करिए कि आपके किसी फ्रेंड का या आपके किसी कलीग बिजनेस का फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है और उनको कैश की रिक्वायरमेंट है। छोटे मोटे बिजनेसेस करते हैं वो और उनको रीसेंट कैश की रिक्वायरमेंट है। इन सच कंडीशन इट मे पॉसिबल कि आप उनको कैश दें और आप उनको बोलें कि 3-4 महीने के बाद ये कैश मुझे रिटर्न कर देना। तो वो जो हमने कैश उन्हें प्रोवाइड किया 3-4 महीने के लिए, जिसके बाद उनको पैसा मिला और वो हमें प्रॉमिस कर दिया कि 3-4 महीने के बाद रिटर्न कर देंगे, दोस टाइप ऑफ मनी विल बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इट मींस वी आर प्रोवाइडिंग लोन टू अदर पीपल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लेस देन 1 अकाउंटिंग साइकिल और लेस देन 1 ईयर। दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। एंड द लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मींस इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये है कि अगर हम लोग किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे ही दोस्त का बिजनेस चल रहा है और उससे मैंने बोला कि ठीक है 1 साल के लिए मैं आपको या 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दूंगा, बट इस पे 10% का पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करूंगा या 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों का पर्पस क्या है उसे पैसा देने का? हमारा पर्पस है प्रॉफिट मेकिंग, हमारा पर्पस है इंटरेस्ट मेकिंग, तो वो हमारे लिए काउंट होगा अंडर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, इट मींस कि आप जान पहचान के लोगों को पैसा क्रेडिट पे तो दे रहे हो बट उससे किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। आई होप इट मे बी क्लियर नाउ। सो करंट एसेट के अंदर क्या क्या आया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। नेक्स्ट आया आपका इन्वेंटरी। इन्वेंटरी आपका 3 चीजों से मिलकर के बना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट है आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 आइटम्स आएंगे, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, दैट इज कॉल्ड लोन टू द फ्रेंड, लोन टू एनी अदर बिजनेसेस। And last is short term investment. Short term investment means all those investment what we have invested in other business for short duration of time. It means less than 1 accounting cycle, but for interest. There is one more item which is missed, that is other current asset. Other current asset में क्या include होता है? इसमें include होता है हमारा prepaid expense and accrued income. प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। तो ये टोटल आइटम्स हैं हमारे करंट एसेट के अंदर। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब अगर हमने किसी तरीके के एक्सपेंस को एडवांस में पेमेंट कर दिया किसी और को, फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर डिलीवरी के लिए बॉय आता है, मैंने उसे क्या किया, नेक्स्ट मंथ का पैसा अभी ही दे दिया कि नेक्स्ट मंथ के लिए पैसा रख लो, अगले महीने में पैसा मेरे घर पे न्यूज़पेपर मेरे घर पे ड्रॉप करके जाना। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। कि हमने अपने एक्सपेंस को क्या किया? प्रीपेड, यानी कि बिफोर द एक्सपेंडिचर अकर्ड हमने पेमेंट कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। एंड अक्रूड इनकम इज व्हाट?
Accrued income means those type of income what we have generated but we have not received in cash. For example, imagine करिए कि हमारा सैलरी फर्स्ट ऑफ जनवरी या फर्स्ट ऑफ एनी मंथ को ड्यू होता है, बट हमारे जो ओनर है, जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, वो हमारा सैलरी हमें क्रेडिट कर रहे हैं 15th को या 10th को। तो फर्स्ट ऑफ एनी मंथ से लेकर के जब तक हमें सैलरी नहीं मिली तब तक के लिए वो सैलरी जो मेरी वहां पे ड्यू है वो मेरे लिए मेरा अक्रूड इनकम कहलाएगा। तो दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट करंट एसेट मींस। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में तीन चार आइटम्स आते हैं। पहला है आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आप जो भी बोरो करते हैं किसी से पैसा फॉर लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपका आएगा debentures, if you are using any kind of debentures and their payment date is within this year. For example, मान लीजिए कि हमने किसी को डिबेंचर इशू किया और वो डिबेंचर का एक पर्टिकुलर पोर्शन लाइक 10 लाख का डिबेंचर है, उस 10 लाख के डिबेंचर में से 5 लाख का डिबेंचर हमें आज पेमेंट करना है, तो या इस साल में पेमेंट करना है, तो वो 5 लाख का जो डिबेंचर होगा वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर जाएगा। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है कि अगर हमने किसी तरीके का प्रोविजन बना करके रखा है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लाइक प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो ये सब हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में अगेन दो चीजें इंक्लूड होंगी। पहला है आपका क्रेडिटर और दूसरा है आपका बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल क्या? क्रेडिटर्स मींस जो हमने किसी से उधार में सामान बेचा, हमने किसी से उधार में सामान खरीदा और हमें उसे फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना होगा, that will be called creditor. And bills payable means all those people to whom we are purchasing goods on credit but we are giving them in writing that we will refund your amount of money after this period of time, so that will be called bills payable. ये दोनों आपके ट्रेड पेएबल के अंदर आते हैं। लास्ट है आपका अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आपका आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके अंदर आपका आता है एडवांस इनकम, ये सब आपके क्या हैं? अदर करंट लायबिलिटीज हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब कि जो खर्च अकर्ड हो चुका है बट यू हैव नॉट पेड येट। फॉर एग्जांपल हमारे न्यूज़पेपर वाले के हमने पैसा अभी तक नहीं पेमेंट किया करंट मंथ का, तो वो हमारे लिए कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एडवांस इनकम, अगर हमने सैलरी जहां पे भी हम वर्क करते हैं वहां से सैलरी हमने एडवांस में रिसीव कर ली, तो वो हमारे लिए कहलाएगा हमारा एडवांस इनकम। सो दैट्स ऑल करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का इतना ही डिटेल था। चलिए अब फर्दर हम लोग इस पे एक एग्जांपल करेंगे। ये एपीसी का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा हमारे पास डिटेल क्या है। हमारे पास डिटेल है सबसे पहले टोटल एसेट का और उसके बाद हमारे पास डिटेल है नॉन करंट एसेट का। तो एक फॉर्मूला लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करंट एसेट इक्वल टू होता है टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, सॉरी, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। तो देखिए हमारे पास टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है? टोटल एसेट की वैल्यू है हमारी 40 लाख रुपीस और नॉन करंट एसेट की वैल्यू है हमारी 22 लाख रुपीस। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा 18 लाख। दिस वैल्यू विल बी कॉल्ड आवर करंट एसेट। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट लायबिलिटी इक्वल टू, करंट लायबिलिटी इक्वल टू होगा टोटल एसेट माइनस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। देखिए करंट लायबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टोटल एसेट की वैल्यू गिवन है 40 लाख रुपीस माइनस शेयर कैपिटल की हमारी वैल्यू गिवन है 24 लाख रुपीस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू गिवन है 3 लाख रुपीस एंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन है 8 लाख रुपीस।
इन सबको हम लोग ऐड करके 40 लाख से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इट विल बी 40 लाख माइनस 24 प्लस 3 27 एंड 27 प्लस 8 35। सो हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 5 लाख रुपीज। चलिए, हमने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जैसा मैंने प्रीवियसली फॉर्मूला है बताया। तो करंट एसेट है हमारा 18 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है हमारा 5 लाख। हमने इन सारे जीरोस से इन सारे जीरोस को कट कर दिया। नाउ द डिवीजन विल बी 18 डिवाइडेड बाय 5। देखिए, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इधर। 5 डिवाइडेड बाय 18, 5 3 ज़ा 15, 3.30, 5 6 ज़ा 30। So the answer will be 3.6. Now 3.6 what? 3.6 time is to 1. ये हमारा रैशनल फॉर्म में लिखा है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दूं, ये आपके लिए एड ऑन है। किसी भी करंट रेशियो का जो आइडियल सिचुएशन होता है, आइडियल सिचुएशन कहने का मतलब कि करंट रेशियो का किस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो बिजनेस के लिए सबसे बेहतर है, वो बोला जाता है 2:1। इसे आप नोट कर लीजिए, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है। दैट विल बी कॉल्ड आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन होता है हमारा 2:1 का, यानी कि अगर बिजनेस 2:1 है रेशियो कहीं पे भी करंट रेशियो का, तो वो बेहतर है। अब आप यहाँ पे देखें, आपका रेशियो क्या आ रहा है 3.6:1, यानी ये क्या शो कर रहा है कि आइडियल सिचुएशन के कंपैरिजन में आपका रेशियो ज्यादा अच्छा है। इट मींस कि आपका बिजनेस का प्रोग्रेस बहुत सही जा रहा है। इसी जगह पे अगर आइडियल सिचुएशन 2.1 होता यानी 2:1 होता और आपका जो करंट रेशियो है वो आ रहा होता 1.9:1 या 1.5:1, तो वो बोला जाता कि आपको अपने करंट एसेट को इंप्रूव करने की जरूरत है, यानी आपकी करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू है वो करंट एसेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। आपको करंट एसेट को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है इन सच कंडीशन। यहाँ पे आपकी करंट रेशियो अच्छा जा रहा है, इट मींस आपके करंट एसेट की जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली बेटर है। आपकी करंट लायबिलिटी यानी आपके ऊपर जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उसकी बर्डन कंपैरेटिवली कम, और जो शॉर्ट टर्म एसेट है आपके पास में उसका बर्डन काफी, उसका जो वैल्यू है वो काफी अच्छा है। सो चलिए फिर फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट फॉर्मूला को लिक्विडिटी रेशियो का, दैट इज क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।